दोस्तों नमस्कार। क्या कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद नरेंद्र मोदी को एक डबल झटका लगने वाला है और अभी जो कि नई सत्ता मिली है, तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिया है और इसमें इन्होंने अपना मनसा भी एक तरीके से जाहिर कर दिया है पोर्टफोलियो के बंटवारे के माध्यम से कि मैं किस तरीके से काम करूंगा और सारे कंट्रोल मेरे ही हाथ में होंगे। तो अभी तो बड़ा ही लग रहा होगा कि ठीक है, सही है, लेकिन चंद महीनों में या चंद दिनों के बाद क्या मोदी जी को डबल झटका लगने वाला है। डबल झटका क्यों मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो में उसका खुलासा हो जाएगा अगले कुछ मिनटों के बाद में। दरअसल इसी संदर्भ में लेकर के दो बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हैं इस देश के अंदर, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो महाराष्ट्र से संबंधित है और जो दूसरा राजनीतिक घटनाक्रम है वो बिहार से संबंधित है, नीतीश कुमार से संबंधित है। शुरुआत करेंगे हम लेकिन महाराष्ट्र से, और उसमें भी हम लोग शुरुआत करेंगे जो महाराष्ट्र के अंदर अभी जो एकनाथ शिंदे हैं जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने लोकसभा के चुनाव के बाद एक स्टेटमेंट दिया है। दरअसल दो स्टेटमेंट दिया है और जिसके बाद लेकर के एक तरीके से राजनीतिक गतिरोध शुरू हो गया है और बीजेपी ने उस पर हालांकि पलटवार भी किया है। उन्होंने क्या कहा है इस पर हम आए। इससे पहले इस लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 में जो चुनाव हुआ है, इसमें महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का और उनके पार्टनर्स का, उसके ऊपर एक नज़र मारना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर के आपको क्लियर कट समझ में आएगा। महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं और इस 48 सीट में से अभी जो चुनाव हुआ है उसमें जो एक तरह से कर लीजिए कि एनडीए जो गठबंधन है पूरा, जिसमें कि मोदी जी हैं, बीजेपी है, और एकनाथ शिंदे हैं, शिवसेना, और तीसरे जो पार्टनर हैं वो अजीत पवार हैं जो कि शरद पवार से अलग होकर के आए हैं, एनसीपी, अजीत पवार। इन तीनों ने मिल कर के 17 सीटें जीती है। 48 में से सिर्फ 17 सीटें, और इन 17 सीटों में से जो 9 सीटें हैं वो बीजेपी ने जीती हैं। सोचिए कि 9 सीटें बीजेपी ने जीती है, जबकि यही वो बीजेपी है जिसके पास पिछली बार 23 लोकसभा की सीटें थी महाराष्ट्र से। मतलब 23 से सीधे 9 पर आ गई बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिक्लाइन है, कितना बड़ा ये पतन है बीजेपी का महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम लोग दूसरा जो गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स है वहाँ पर, जिसमें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है और एनसीपी शरद पवार वाली है, कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने टोटल 30 सीटें जीती है, 30 सीटें जीती है। और 30 में से सबसे अधिक जो सीट जीती है वो कांग्रेस पार्टी ने जीती है 13, और अब इनकी जो संख्या है वो 14 हो गया है, क्योंकि सांगली से जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी एक जीते थे उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन दे दिया है। तो ये वहाँ पर जो ये गठबंधन है इंडिया अलायंस, इनकी एक बहुत बड़ी विजय हुई है महाराष्ट्र के अंदर इस लोकसभा चुनाव के दौरान। और ये जो रिजल्ट आया था महाराष्ट्र में, इसी को लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने खुद की जिम्मेदारी लेते हुए कि इस हार के लिए जिम्मेदार मैं हूं और इसीलिए मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूं, और उन्होंने इस्तीफ़ा दे भी दिया था। इन्हीं सब घटनाक्रमों को लेकर के जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने 2 बयान दिए, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और एक तरीके से उन्होंने मोदी जी के ऊपर हमला भी किया इनडायरेक्ट वे में। हालांकि बाद में उसको उन्होंने कवर भी किया, लेकिन अंदर की जो बात है वो बाहर आ गई। और उनका 2 बिंदु था। नंबर 1 की जो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी बीजेपी के द्वारा कि इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने हमला किया है कि ये जो एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई बीजेपी के नेताओं के द्वारा, इससे बीजेपी को नुकसान हुआ है। और इसी से संबंधित
जो दूसरा उनका बयान था कि संविधान को लेकर के, क्योंकि बीजेपी के कई सारे नेताओं ने ये खुले तौर पर बोल दिया था कि हमें 400 सीटें क्यों चाहिए, ताकि हम संविधान को बदल सकें और इससे देश के अंदर जितने भी जो वंचित तबका है, जिसको कि सीधे तौर पर आरक्षण का लाभ है, वो पूरी तरीके से गोलबंद हो गए। या फिर जो ऐसे नागरिक जो कि सजग नागरिक हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक जो लोग हैं, जो संविधान के महत्ता को समझते हैं, संवैधानिक मूल्यों का जो सम्मान करते हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भाव आ गई कि अगर संविधान ख़त्म हो जाएगा तो उससे जो अधिकार मिले हुए इस देश के नागरिकों को वो अधिकार छीन जाएगा। और एकनाथ शिंदे ने इसीलिए कहा कि इन दोनों ही चीज़ों से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है और वह नुकसान देश में भी हुआ है और महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ है, और इसीलिए इतनी कम सीटें बीजेपी को या इनके गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर आई है। हालांकि अपने इस बात को लेकर के उन्होंने सफाई भी दी और एक तरीके से कही कि इसको कवर अप करने की कोशिश किया कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, पिछले 10 सालों में जो कर दिया वो मतलब पिछले 50-60 सालों में नहीं हुए थे। बिना सोए काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, बिना छुट्टी लिए काम करते हैं, तमाम बातें मोदी जी के उन्होंने प्रशंसा में बोल दी। लेकिन जो मन की जो फीलिंग थी वो निकल गई, जो उनकी पीड़ा थी मन में, जो उनकी व्यथा थी, और कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट के माध्यम से उनकी जो अपनी खुद की राजनीति है महाराष्ट्र के अंदर, उसको लेकर के वो कितना चिंतित हैं, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और इस चीज़ को लेकर के जब एकनाथ शिंदे ने ये स्टेटमेंट दिया, ये बयान दिया, तो बीजेपी के तरफ से बीजेपी के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और प्रतिक्रिया जो है वही मतलब एक जो घिसी पीटी लाइन होती है जो सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, उसी तरीके की प्रतिक्रिया थी, जिसमें ये कहा गया कि लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। हमने 400 पार का लक्ष्य रखा, नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। और विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। इस चीज़ को लेकर के, खास करके संविधान वाले मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने दुष्प्रचार किया और इसीलिए ये सब चीज़ें हुई। अदरवाइज़ मोदी जी के मन में कोई भी पाप नहीं है, उनके दिल में कोई खोट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में जो कहानी चल रही है, जिसकी की चर्चा हो रही है, कई बार रिपोर्ट्स भी आती हैं सुनने को। मेन स्ट्रीम मीडिया हिंदुस्तान की तो खैर क्या ही उस पर बात करेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो कि इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिससे कि ये बात पता चल रहा है, छन छन के खबरें आती हैं और उससे चीज़ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के अंदर भी एक नाराज़गी है। और वो नाराज़गी एक तो अपनी राजनीति को लेकर के, और दूसरी तरफ जो बंटवारा हुआ है, जो मोदी जी ने बंटवारा किया है मंत्रियों का, अपने मंत्रालय का, एकनाथ शिंदे के 7 MP इस चुनाव में जीत करके आए हैं और उनको सिर्फ 1 मंत्री पद दिया गया, और वो भी राज्य मंत्री का दिया गया है। तो इस चीज़ को लेकर भी उनके मन में थोड़ी सी खटास है, भले वो खुले तौर पर इस चीज़ का जिक्र नहीं करते हो, क्योंकि मांझी एक तरफ हैं, जीतनराम मांझी, इनके 1 MP हैं, फिर भी उनको कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया है। और उस हिसाब से एकनाथ शिंदे को क्यों और कैसे 7 MP होने के बावजूद भी 1 मंत्रालय दिया गया, वो भी राज्य मंत्री, है ना। तो इस चीज़ को लेकर के उनके अंदर निराशा है, कहीं ना कहीं नाराज़गी है, असंतोष है। दूसरी तरफ एक जो अंदर से खबर जो ये चल रही है घर वापसी की, है ना, अजीत पवार के अंदर भी नाराज़गी है ना। तो कहीं ना कहीं घर वापसी की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के कई ऐसे विधायक हैं जो कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अजीत पवार तो कभी भी शरद पवार के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो हो सकता है। तो इन दोनों ही नेताओं की घर वापसी हो सकती है और महाराष्ट्र के अंदर से बीजेपी का एक तरह से कहिए कि सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपको ये चीज़ भी नोटिस करनी होगी और ये चीज़ समझना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर पूरा
जो लहर है, बेशक से मोदी जी ने अजीत पवार को तोड़ दिया, शिवसेना से एकनाथ शिंदे को तोड़ दिया, लेकिन वो वहाँ के समर्थकों को नहीं तोड़ सके। वहाँ की जो जनता का जो भरोसा है उद्धव ठाकरे में और शरद पवार में, उसको नरेंद्र मोदी नहीं तोड़ सके, और उसी का रिजल्ट इस लोकसभा के अंदर देखने को मिला। और यही डर मोदी जी के था मन में, जिसके वजह से कि आज तक उन्होंने बीएमसी का चुनाव अभी तक वहाँ पर नहीं कराया है। बीएमसी का चुनाव भी वहाँ पर होना है, और चंद महीनों के बाद महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव भी होना है। सोचिए तो कैसे डबल झटका लगने वाला है नरेंद्र मोदी को, कि अगर मान लीजिए कि कुछ जो एमएलएस हैं शिंदे ग्रुप के या जो अजीत पवार हैं, वो उनकी घर वापसी हो जाती है, तो चुनाव से पहले ही, महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाला उससे पहले ही महाराष्ट्र की सरकार गिर सकती है, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है। और वहाँ पर अगर जब महाराष्ट्र के अंदर घर वापसी होता है तो केंद्र में जो इनके एमपीज हैं उनका भी उधर शिफ्टिंग हो जाएगा, तो इधर केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो कि बैसाखी पर चल रही है, वो लड़खड़ा जाएगी। और इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर जो होगा उसका डबल झटका नरेंद्र मोदी को लगने वाला है। और महाराष्ट्र को नरेंद्र मोदी खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है, बहुत पैसा वहाँ से आता है। तमाम जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो महाराष्ट्र से होती है, मुंबई से होती है ना। तो इसको नरेंद्र मोदी खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं वहाँ पर, वो नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा करने वाले हैं। और जो किया है मोदी जी ने अपने पावर का इस्तेमाल करके, अपने सत्ता का इस्तेमाल करके, उससे लोगों के मन में एक नाराज़गी है, असंतोष है। और वो पूरी तरीके से जो शिवसेना है, तो ठाकरे वाली शिवसेना, जो एनसीपी है शरद पवार वाली, उसके साथ लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए कहा कि वहाँ पर भी महाराष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी को डबल झटका लगने वाला, क्योंकि वहाँ पर अगर कुछ होता है तो उसका असर दिल्ली की गद्दी पर भी पड़ने वाला है। ये पहला राजनीतिक घटनाक्रम है। दूसरा राजनीतिक घटनाक्रम बिहार से, नीतीश कुमार से। आंध्र प्रदेश के अंदर जो चंद्रबाबू नायडू हैं, जो कि मोदी जी के 2024 के इस सरकार के अंदर एक बहुत बड़ी बैसाखी का काम कर रहे हैं, उनका शपथ ग्रहण था आंध्र प्रदेश में। और उस शपथ ग्रहण के अंदर तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो वहाँ पर विद्यमान थे, गए हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए थे। और जो खबर चली वो ये चलाई गई कि नीतीश कुमार की जो तबीयत है वो थोड़ी बहुत सही नहीं है, नासाज है, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, और इसीलिए वो उस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर नहीं जा सके। लेकिन जो लोग अंदर की खबर रखते हैं उनका ये भी कहना है कि ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक बहाना है, और किसी भी तरीके से नीतीश कुमार के अंदर उनकी तबीयत कोई ख़राब नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो ये क्या संकेत देता है? चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं जाना नीतीश कुमार का, ये क्या संकेत देता है और इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या आप खुद भी कर सकते हैं, और इसके राजनीतिक मायने को भी आप खुद समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा भारतीय राजनीति के अंदर, बिहार की राजनीति के अंदर और महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। और इसीलिए मैंने कहा कि डबल झटका लगने वाला है, क्योंकि राज्यों के अंदर जो सत्ता तो जाएगी ही जाएगी, है ना। इधर बिहार की भी सत्ता जाएगी अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, जिसकी कि पूरी संभावना है। बड़े ही थोड़ा वक्त लेंगे, लेकिन वो पलटी मारेंगे फॉर श्योर। तो बिहार के अंदर भी सरकार जाएगी, महाराष्ट्र के अंदर भी सरकार जाएगी, यानी कि दो राज्यों की भी सरकार जाएगी, और साथ ही साथ केंद्र की जो सरकार है, जो दिल्ली की गद्दी है, वो भी नरेंद्र मोदी के हाथ से छीन जाएगी। और इसीलिए मैंने कहा कि क्या आने वाले कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद नरेंद्र मोदी को डबल झटका लगने वाला है, जिसमें कि ये जो छोटे छोटे राजनीतिक घटनाक्रम हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। क्योंकि राजनीति के अंदर हर घटनाक्रम, कोई भी बड़ा नेता अगर कुछ करता है, एक लाइन भी बोलता है या कुछ एक्शन करता है, तो उसके बड़े राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं, है ना। और इस तरीके के जो घटनाक्रम हैं वो बहुत सारी चीज़ें कह जाती हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, वो पब्लिक में ओपनली
नहीं कहा जाता है जब तक कि वो चीज़ हो नहीं जाता है, लेकिन वो चीज़ें पीछे चल रही होती है। और इसीलिए कहा जाता है राजनीति के अंदर कि जो चीज़ सामने आपको दिखाई देता है वो सच में नहीं हो रहा होता है, और जो हो रहा होता है वो कई बार आपको सामने से दिखाई नहीं देता है। तो देखते रहिए भारतीय राजनीति में अभी क्या क्या चीज़ें हो रही है और नरेंद्र मोदी की ये जो सत्ता है वो कब तक बनी रहती है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।